तो नमस्कार, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर का नोट्स आप सभी के बीच बता रहे हैं। और बैंक सखी के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे वीडियो में। देखिए यहाँ मिशन 1 GP1 BC सखी नोट्स फॉर IIBF एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है। वर्ष 1955 तक वाणिज्यिक बैंक किनके हाथों में थी? तो है निजी कंपनियों के हाथों में। दूसरा है वित्तीय शिक्षा परामर्श और लोगों के साथ नज़दीकी संबंध बनाना किस में शामिल है? तो वित्तीय समावेशन में। बैंकर हित एवं कम सुविधा वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने का कार्य कौन करता है? तो सुलभ कारोबार प्रतिनिधि। 4 में है बैंकिंग कौन सी संस्था है? तो वित्तीय संस्था। 5 में है बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को सामान्यतः निम्न सेवाएं प्रदान करती है। तो कौन कौन सेवाएं प्राप्त करती है? तो यहाँ देखिए, बैंक जनता से बचत, चालू और मियादी जमाओं के रूप में राशियाँ स्वीकार करता है। यह ग्राहक से अनुदेश स्वीकार करता है। यह कारोबार, कृषि और खरीद, वाहन खरीद आदि के लिए धनराशि उधार देता है। यह ATM मशीनें परिचालित करता है। यह क्रेडिट डेबिट कार्ड सुविधाएं प्रदान करता है। उसके बाद है 6 में है, देखिए कि हम भारतीय बैंकों को कितने श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है? तो 5 में। उसके बाद 7 में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक को क्या बोलते हैं? तो IDBI। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापना किसको केंद्र में रखकर की गई थी? तो ग्रामीण विकास को। 10 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कितने प्रतिशत शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है? तो 51%। और 11 में है सहकारी बैंक राज्य सरकारी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के किसके पास पंजीकृत होते हैं? तो उत्तर में है रजिस्ट्रार। अब 12 में है कि बैंक के परंपरागत कार्य का क्या है? तो इसका है जमा राशियाँ स्वीकार करना और ऋण एवं अग्रिम। 13 में देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1985 को। 14 में भारत में नोट जारी कौन सा बैंक करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। 15 में है बैंकरों का बैंक किसे कहा जाता है? तो उत्तर में है भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद है 16 में है नाबार्ड का गठन हुआ है, कब हुआ था? तो 1982 में। 17 में है नाबार्ड के कार्यों को कितने शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3, वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण। और ये जो 18 वाला है वो सही से नहीं दिखता है। उसके बाद है 19 में है कि मोबाइल वॉलेट के जरिए मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी? तो 2012 में। 20 में है भारत में बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षण कौन से बैंक करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड बैंक। और 21 में है जमा राशियाँ मूलतः कितने प्रकार की होती है? तो जमा राशियाँ 2 प्रकार का होता है, मांग और मियादी। उसके बाद है 22 में है कौन सी खाता धारक को चेक की सुविधा प्रदान की जाती है? तो उत्तर में है चालू खाता धारक को। 23 में है बचत खाता कितने प्रकार के होते हैं? तो बचत खाता 2 प्रकार के होते हैं। अब है 24 में कौन से बैंकिंग ग्राहक अपने खाते को स्वयं देख सकते हैं? तो उत्तर में है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ग्राहक। इलेक्ट्रॉनिक वाला जो होता है वो अपने आप मोबाइल में खुद का देख लेते हैं। और 26 में है सावधि जमा राशि स्वीकार करने की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो उत्तर में है 7 दिन। उसके बाद है 26 में सावधि जमा राशि स्वीकार करने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो उत्तर में है 10 वर्ष। 27 में है बैंक के एक शाखा से दूसरे शाखा में जारी भुगतान आदेश को कहा जाता है? तो इसको करते हैं डिमांड ड्राफ्ट।
28 में डिमांड ड्राफ्ट जारी दिनांक से कितने दिन तक वैध माना जाता है? तो 3 माह तक। जो चेक करता है तो चेक 3 माह तक होता है, उसका वैध माना जाता है। उसके बाद है 29 में, एक बैंक से दूसरे बैंक में भुगतान किस बैंक निधि प्रणाली से होता है? तो RTGS। जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में पैसा भेजने के लिए RTGS का उपयोग करना होता है। अब है तत्काल भुगतान की सुविधा कब शुरू हुई? तो 22 नवंबर 2010 को, जिसको DMT बोला जाता है। और 31 में है चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली के लाभ है? तो उत्तर में हम चेक की वसूली तेज़ी से कराना। उसके बाद है कौन से बैंकिंग प्रणाली ने शुद्धता और विश्वसनीयता को बढ़ाया है? तो उत्तर में है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। 22 में है चालू खाते में जमा राशि या किसके पात्र नहीं होती है तो ब्याज। अब है 33 में है बैंक में खाता खोलना चाहता है, उसे अपनी पहचान और आवासीय कार्यालय के पते को प्रमाणित करने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उस बैंकिंग शब्दावली में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में है अपने ग्राहक को जाने वाले KYC, नो योर कस्टमर। KYC बैंक में भी बोला जाता है कि KYC करवाइए, तो वो अपने सारे पता को प्रमाणित KYC फॉर्म में करते हैं। अब है 34 में है ग्राहकों को पहचान और निवास का पता किस निर्धारित दस्तावेज प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है? उत्तर तो KYC के द्वारा। और 35 में है पहचान के प्रमाण के डॉक्यूमेंट है? तो उत्तर में है मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड। तो पहले तो मतदाता, अभी भी मतदाता का तो ज़रूरत ऐसे नहीं है, अब उसके जगह पे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया है। चाहे राशन कार्ड भी दे सकते हैं, चाहे इसमें मुखिया से जो लिखा हुआ रहता है, नहीं मुखिया वाला तो नहीं चलेगा इसमें। उसके बाद है 30 में है पते की पहचान के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है? तो इसका है बिजली बिल। उसके बाद है 37 में ग्राहकों को परिपक्वता की तारीख से कम कितने दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए? तो 15 दिन पहले। चलिए अब हम इसका दूसरा पेज अब यहाँ देखिए 38 में बैंक जमाकर्ता से किस स्थिति में TDS नहीं कटती है? तो उत्तर में है जिसने आयकर अधिनियम 1962 के अंतर्गत फॉर्म 15 और 15H प्रस्तुत किए हैं। 39 में बैंकिंग से आशय है? तो उत्तर में है उधार देने और निवेश करने के उद्देश्य से जनता से जमा राशियाँ स्वीकार करना। 40 में वृद्ध बीमार खाता धारक को अपने बैंक खाते के परिचालन हेतु समर्थ बनाने के लिए बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकता है? तो डैश में है उत्तर में है खाता धारक के अंगूठे या पाँव के अंगूठे निशान ली जाती है। 41 में है चेक की विशेषताएं क्या है? उत्तर 1 में है चेक लिखित से में होना चाहिए, और 2 में आहर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिए, और 3 में चेक की तारीख लिखी होनी चाहिए। अब है चेक के रेखांकन का उदाहरण बताइए। तो ये चेक में ऊपर में 2 क्रॉस होता है, रेखांकन होता है, उसका उदाहरण मतलब है चेक में 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। उसके बाद है 43 में भारत में प्रचलित बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार किस चेक को उस पर लिखी तारीख से कितने माह के में समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो 3 माह के समाप्त। उसके बाद बैंक निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है? उत्तर में है अदाकर्ता के पास आहर्ता की पर्याप्त निधि होनी चाहिए। 2-3 माह की अवधि की समाप्ति के बाद चेक गतिविधि समझा जाता है। उसके बाद 45 किस स्थिति में ग्राहक खाता बंद करा सकता है? तो यदि उत्तर में है यदि ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। दूसरा, किसी अन्य
स्थान पर स्थानांतरण। उसके बाद है 46 में बैंक द्वारा खाता किस स्थिति में बंद किया जाता है, तो ग्राहक की मृत्यु की सूचना मिलने पर। 47 में बैंक में खाता किसके द्वारा खोला जाता है, तो उत्तर में व्यक्तियों, न्यासों और कंपनियों के द्वारा। व्यक्तियों का, न्यासों यानी संस्था और कंपनियों का। केवाईसी का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर में ग्राहक की उचित पहचान सुनिश्चित करना। 49 में धन शोधन से आशय है, तो उत्तर में गैर कानूनी ढंग से धन राशि को बदलना। 50 में बही खाता का आशय है, तो उत्तर है मूल प्रविष्टि की बहियों और खाता बही में कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड रखना। उसके बाद है लेखांकन की विशेषताएं है, तो व्यावसायिक लेन देन की क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना। उसके बाद है 52 में दोहरा पहलू अवधारणा में प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, तो उत्तर में है एक नाम में, एक में और डेबिट, और दो में जमा और क्रेडिट। और 53 में देखिए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर कैलेंडर वर्ष और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और 2 में है वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद दोहरा 54 में है दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य सिद्धांत है, तो उत्तर में है एक प्रत्येक लेन देन में दो पक्षकार होते हैं, लेन देन दो में होता है, दो लेन देन दोनों पहलू नामे और जमा पक्ष को लिखा बाहियों के दर्ज किया जाता है। तो चलिए अब हम सीरियल वाइज उतना पढ़कर नहीं सुनाएंगे क्योंकि वीडियो है सो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी को दिखा देते हैं अच्छे से। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। हम शुरू से आपको जो ये है, हम एक बार शुरू से आपको हम बता रहे हैं और उसका फर्स्ट पृष्ठ का भी हम आपको शुरू से बता देते हैं। इसका फर्स्ट पृष्ठ का भी आप लोग शुरू से देख लीजिए क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए और फुल वॉचिंग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बैंक से रिलेटेड आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।